नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉच और मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है बिजनेस वॉच का, तो चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 27 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में 4.88 अरब डॉलर बढ़कर 728.5 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। ये जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों से मिली है। 20 फरवरी को खत्म हुए हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार का सबसे बड़ा हिस्सा फॉरेन करेंसी एसेट्स 561 मिलियन डॉलर बढ़कर 563.13 अरब डॉलर हो गया। इसमें यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर अमेरिकी मुद्राओं की कीमत बढ़ने या घटने का असर भी शामिल होता है। इस दौरान देश के सोने के भंडार की कीमत 4.141 अरब डॉलर बढ़कर 131.63 अरब डॉलर हो गई। वहीं स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर 26 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.8666 अरब डॉलर हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत की रिजर्व पोजीशन भी 158 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.873 अरब डॉलर हो गई। मध्य पूर्व में जारी युद्ध अगर कुछ हफ्तों तक और चलता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। कतर के ऊर्जा मंत्री सादल काबी ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई रुक सकती है और कच्चे तेल की कीमत $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि अगर युद्ध लंबा चलता है तो खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा उत्पादकों को फोर्स घोषित करना पड़ सकता है। इसका मतलब होता है कि कंपनियां असाधारण हालात के कारण सप्लाई रोक सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर ये स्थिति बनी रहती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ेगा। ऊर्जा की कीमतें बढ़ेंगी और कई देशों की आर्थिक वृद्धि धीमी हो सकती है। खाड़ी देश सिर्फ तेल और गैस ही नहीं बल्कि पेट्रोकेमिकल और उर्वरक बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल भी बड़ी मात्रा में सप्लाई करते हैं। अगर यहां से निर्यात रुकता है तो कई उद्योगों पर असर पड़ सकता है। फैक्ट्रियों में उत्पादन रुकने की नौबत भी आ सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग और मिडिल ईस्ट में उथल पुथल के बीच सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 में भारी गिरावट देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 197 दस यानी कि 1.37% अंकों की भारी गिरावट के साथ 78,918.90 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 50 भी 315.45 यानी कि 1.27% अंक गिरकर 24,450.45 पर बंद हुआ। मार्केट कैप के लिहाज से निवेशकों के करीब 3 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी, विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेत और निवेशकों की ओर से की जा रही भारी मुनाफा वसूली को माना जा रहा है। पिछले वीकेंड अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए, जिसमें ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने जवाबी हमला किया और खाड़ी देशों के खिलाफ कार्रवाई की। ईरान के साथ बढ़ते तनाव और हालिया मिसाइल हमलों के बाद खाड़ी क्षेत्र में निवेश को लेकर कुछ अमीर एशियाई निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। इस वजह से कई लोग दुबई में रखे अपनी संपत्ति को दूसरे सुरक्षित वित्तीय केंद्रों में शिफ्ट करने पर विचार करें। विशेषज्ञों के मुताबिक ये रुझान खासकर एशियाई कारोबारियों और अमीर परिवारों में देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कई हफ्ते ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद दुबई में रहने वाली 2 भारतीय उद्यमियों ने अपने बैंक खातों से $1 लाख से ज्यादा की रकम सिंगापुर ट्रांसफर करने की कोशिश की। उनका उद्देश्य संभावित जोखिम से बचाव करना था। हालांकि हमलों के बाद आई तकनीकी समस्याओं के कारण शुरुआत में ट्रांसफर नहीं हो पाया। बाद में उनमें से एक उद्यमी ने दुबई के ही दूसरे बैंक के जरिए रकम सिंगापुर भेजने में सफलता हासिल की। उद्योग से जुड़े सलाहकारों और वकीलों के अनुसार कई अमीर एशियाई निवेशक दुबई में रखी अपनी संपत्ति को सिंगापुर और हांगकांग जैसे वित्तीय केंद्रों में स्थानांतरित करने के विकल्प तलाश रहे हैं। अडानी टोटल गैस लिमिटेड ने सीएनजी और घरों में पाइप से आने वाली कुकिंग गैस की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। हालांकि कंपनी ने पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के कारण गैस सप्लाई प्रभावित होने से कुछ बड़े उद्योगों को मिलने वाली गैस की मात्रा कम कर दी है। एटीजीएल अडानी ग्रुप और फ्रांस के टोटल एनर्जीज का ज्वाइंट वेंचर है। कंपनी के मुताबिक एटीजीएल को मिलने वाले लगभग 70% गैस भारत में ही पैदा होती है। ये गैस सीएनजी इस्तेमाल करने वाले वाहनों और घर के किचन में
इस्तेमाल होने वाली पाइप गैस को दी जाती है। इन दोनों के लिए कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनी की बाकी लगभग 30% गैस आयातित एलएनजी से आती है, जिसे व्यावसायिक और औद्योगिक ग्राहकों को दिया जाता है। पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ने से स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से जहाजों की आवाजाही रुक गई। यही वो समुद्री रास्ता है जिससे भारत को बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और एलएनजी मिलता है। इसके कारण इंपोर्ट होने वाली गैस की सप्लाई प्रभावित हुई। इसी वजह से कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों से कहा गया कि वे अपनी तय गैस खपत का सिर्फ 40% इस्तेमाल करें। ग्राहकों को 40% तक गैस इस्तेमाल करने पर वही पुरानी कीमत देनी होगी। कॉमर्शियल इंडस्ट्रियल ग्राहकों के लिए ये तय कीमत लगभग 40 रुपए प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण वैश्विक बाजारों में तेज हलचल के बीच भारतीय रुपए पर दबाव बढ़ गया। इस दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस हफ्ते करीब 12 अरब डॉलर बाजार में झोंक कर रुपए को सहारा दिया। ये जानकारी 7 बैंकरों ने दी है। बैंकरों के मुताबिक डॉलर बेचकर की गई दखलंदाजी 9 अरब डॉलर से लेकर 15 अरब डॉलर से ज्यादा हो सकती है, जबकि औसत अनुमान करीब 12 अरब डॉलर का है। ईरान से जुड़े संघर्ष के 7वें दिन में पहुंचने के साथ ही खाड़ी क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। इसका असर वैश्विक बाजारों पर भी पड़ा है। इसी वजह से एशियाई मुद्राओं पर दबाव आया और रुपए भी रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। इस सप्ताह कच्चे तेल की कीमतों में करीब 16% की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 2 अरब डॉलर की निकासी भी की। बढ़ती अनिश्चितता के बीच आयातकों ने भी अपने भुगतान को सुरक्षित करने के लिए ज्यादा हेजिंग शुरू कर दी है। भारतीय कॉर्पोरेट जगत के लिए एक बड़ी हलचल लेकर आई है। ईडी की टीमों ने उद्योगपति अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस पावर लिमिटेड से जुड़े कई ठिकानों पर अचानक धावा बोल दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीब 10 से 12 अलग अलग स्थानों पर सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे। जांच एजेंसी के निशाने पर मुख्य रूप से रिलायंस पावर और उससे जुड़े लोगों के आवासीय और पंजीकृत कार्यालय। हालांकि ईडी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया, लेकिन शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि ये पूरी कवायद रिलायंस पावर से जुड़े कुछ संदिग्ध लेन देन और भारी भरकम फंड ट्रांसफर की गहराई से पड़ताल करने के लिए की जा रही है। पूरे विवाद के जड़े रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े उस लोन से जुड़ी है जो भारतीय स्टेट बैंक और यस बैंक सहित कई अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए थे। आरोप बेहद गंभीर है। कहा जा रहा है कि इन बैंकों से कर्ज के रूप में ली गई धनराशि को नियमों को ताक पर रखकर अन्य संबंधित संस्थाओं और विदेशी खातों में डायवर्ट किया गया। बात सिर्फ स्वदेशी बैंकों तक सीमित नहीं। इस मामले में चीनी सरकारी बैंकों से जुड़े 13,558 करोड़ रुपए के भारी जोखिम का भी खुलासा हुआ है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन यानी शुक्रवार की सुबह जैसे ट्रेडिंग स्क्रीन चालू हुई, दलाल स्ट्रीट पर मानो मायूसी छा गई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी 50 भारी गिरावट के साथ लाल निशान पर कारोबार करते नजर आए। शुरुआती कुछ मिनटों में ये सेंसेक्स 550 अंकों के साथ देखने को मिला। हालांकि बता दें, स्थितियां बड़ी अलग नजर आई। वहीं निफ्टी भी 24,600 के अपने अहम स्तर से नीचे खिसक गया। दरअसल इसके पीछे विदेशी बाजारों से मिल रहे कमजोर संकेत और निवेशकों द्वारा की जाएगी भारी मुनाफा वसूली को मुख्य वजह माना जा रहा। बाजार की शुरुआत से ही भारी कमजोरी के साफ संकेत मिलने लगे। गुरुवार को बीएसई सेंसेक्स 80,015.90 के एक मजबूत स्तर पर बंद हुआ था, लेकिन आज सुबह यह लगभग 356 अंकों के नुकसान के साथ खुला। इसे तकनीकी भाषा में गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं, जो यह दर्शाता है कि बाजार खुलने से पहले ही बिकवाली का भारी दबाव बन चुका था। खुलने के बाद भी एक गिरावट थमी नहीं। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स जो है वो 0.69% टूट कर देखा। शेयर बाजार में अपनी गाड़ी कमाई लगाने वाले आम निवेशकों के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि जिन शेयरों पर उन्होंने भरोसा जताया था वे शुरुआती सौदों में ही लुढ़क गए। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन में एक बार फिर तेजी देखने को मिल रही। फरवरी में करीब $60,000 के निचले स्तर से उछलकर बिटकॉइन लगभग
लगभग 20% बढ़ चुका है और गुरुवार को यह करीब $72,800 के आसपास ट्रेड करता दिखा। बाजार में संस्थागत निवेश बढ़ने से यह तेजी आई। पिछले 24 घंटों में बिटकॉइन करीब 7.5% बढ़ा है। वहीं एथेरियम में भी करीब 9% की तेजी आई और ये लगभग $2,138 के स्तर पर पहुंच गया। प्रमुख आल्ट कॉइन्स में बीएनबी, एक्सआरपी, सोलाना, ट्रॉन, डोगेकॉइन, कार्डेनो और हाइपर लिक्विड में भी 8% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की। क्रिप्टो मार्केट का कुल मार्केट कैप करीब 6.31% बढ़कर $2.46 ट्रिलियन तक पहुंचता हुआ नजर आया। हालांकि अगर गौर करें तो स्थितियां बड़ी अलग नजर आई। डेल्टा एक्सचेंज के रिसर्च एनालिस्ट रिया सहगल के मुताबिक साल की शुरुआत में आई गिरावट के बाद क्रिप्टो बाजार अब धीरे धीरे रिकवरी दिखा रहा। निवेशकों का भरोसा अभी भी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ। उनका कहना है कि अभी भी लगभग 43% बिटकॉइन ऐसे निवेशकों के पास है जो घाटे में। इससे कभी कभी बिकवाली का दबाव बन सकता है, लेकिन अगर कीमत $75,000 के ऊपर मजबूती से निकलती है तो 78,000 से $80,000 तक का रास्ता खुल सकता है। अमेरिका की मशहूर शराब कंपनी ब्राउन फॉर्मैन, जो जैक डैनियल्स बनाती है, भारत में अपने प्रीमियम शराब ब्रांडों का दायरा बढ़ाने की तैयारी में। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक अगले 2 से 3 साल में भारत में कई नए प्रीमियम ब्रांड लॉन्च किए जाएंगे। कंपनी भारत में ईआई, जिमेडोर और हेराल्डूरा जैसे टकीला ब्रांड के साथ साथ बैनरिच विस्की भी उतारने की योजना बना रही। कंपनी का लक्ष्य है कि भारत आने वाले समय में उसके प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में शामिल हो। भारत में तेजी से बढ़ती आय और बदलती लाइफस्टाइल के कारण प्रीमियम शराब की मांग लगातार बढ़ रही। अब ज्यादा लोग महंगे और अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों को खरीदने के लिए तैयार हैं। ड्रिंक्स मार्केट पर नजर रखने वाली संस्था IWSR का अनुमान है कि साल 2032 तक भारत मात्रा के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा स्पिरिट्स बाजार बन सकता है। इस मामले में भारत चाइना को भी पीछे छोड़ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कुछ डेबिट कार्डों के लिए एटीएम से रोजाना पैसे निकालने की सीमा यानी कि कैश विड्रॉल लिमिट कम कर दी। बैंक के अनुसार ये नए नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। पीएनबी ने अपनी वेबसाइट पर जारी बयान में कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने, जोखिम नियंत्रण मजबूत करने और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया। कुछ डेबिट कार्डों के लिए एटीएम से रोजाना पैसे निकालने की सीमा 1 लाख रुपए से घटाकर 50,000 रुपए कर दी गई। इनमें ये कार्ड शामिल है। पीएनबी के ग्राहकों चाहे तो नई तय सीमा के भीतर अपनी एटीएम निकासी लिमिट को सेट या रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए इंटरनेट बैंकिंग, पीएनबी वन, IVR या व्हाट्सएप बैंकिंग का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। बैंक ने यह भी साफ कर दिया है कि POS यानी कि दुकानों पर कार्ड से भुगतान, ई-कॉमर्स और कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं किया गया। ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग या पीएनबी वन ऐप में जाकर डेबिट कार्ड सेटिंग में एटीएम, POS, ई-कॉमर्स और कॉन्ट्रैक्टलेस ट्रांजैक्शन की लिमिट को अपनी जरूरत के हिसाब से अपडेट कर सकते हैं। 8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स, कर्मचारी यूनियन और अन्य संबंधित लोगों से सुझाव और प्रस्ताव मांगे। आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संदेश जारी कर कहा कि योग्य व्यक्ति और संगठन तय समय सीमा के भीतर ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी राय और सुझाव भेज सकते हैं। ये ऑनलाइन पोर्टल 5 मार्च 2026 से शुरू हो गए और 30 अप्रैल 2026 तक सुझाव स्वीकार किए जाएंगे। आयोग के अनुसार कई तरह के लोग और संस्थाएं इसमें सुझाव दे सकती हैं। इनमें शामिल है केंद्र सरकार के कर्मचारी, ऑल इंडिया सर्विसेज के कर्मचारी, रक्षा बलों के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारी, भारतीय ऑडिट एवं अकाउंट्स विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, संसद के कानून के तहत बनी नियामक संस्थानों के सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी, हाई कोर्ट के अधिकारी और कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों की निचली अदालतों के न्यायिक अधिकारी, पेंशनर और कर्मचारी संघ, यूनियन, केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग और संगठन। 8वां वेतन आयोग 1 करोड़ से ज्यादा केंद्र कर्मचारियों, पेंशनर के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। फिलहाल बिजनेस वॉच में बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम बड़ी और अहम खबरों को देखने के लिए बने रहे इंडिया वॉच के साथ।